इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं हमारे शरीर में होने वाले गैसीय विनिमय यानी कि गैसियस एक्सचेंज के बारे में। कैसे फेफड़ों से ऑक्सीजन हमारे रक्त में पहुंचती है और कैसे रक्त में मौजूद कार्बन डाइऑक्साइड फेफड़ों तक पहुंचती है और फिर बाहर सांस के जरिए निकल जाती है। और यही गैसीय विनिमय एक और बार हमारे टिश्यूज यानी ऊतकों के स्तर पर भी होता है। यहाँ ऊतकों द्वारा उत्पन्न कार्बन डाइऑक्साइड रक्त की केशिकाओं यानी कि कैपिलरीज में चली जाती है और रक्त में मौजूद ऑक्सीजन ऊतकों द्वारा ले ली जाती है। तो इस वीडियो में हम समझेंगे कि आखिर ये गैसें हमारे शरीर में एक जगह से दूसरी जगह कैसे और क्यों जाती हैं। बहुत सारे कारक होते हैं जो गैसीय विनिमय को प्रभावित करते हैं, लेकिन इस वीडियो में हम सबसे अहम कारण की बात करेंगे और वो है गैस का दाब यानी कि प्रेशर। अब इससे पहले कि हम गैस के दाब के बारे में और आगे बढ़ें, मैं आपको कुछ दिखाना चाहती हूँ। मान लीजिए हमारे पास दो बंद डिब्बे हैं। एक में अलग अलग गैसों का मिश्रण है और दूसरा खाली है। पहले डिब्बे में बहुत सारी गैसें हैं जो दीवारों पर दाब डाल रही हैं, इसलिए वहां दबाव ज्यादा है। लेकिन दूसरे डिब्बे में कुछ भी नहीं है, इसलिए वहां का दबाव जीरो यानी कि शून्य है। अब सोचिए अगर इन दोनों डिब्बों को आपस में जोड़ दिया जाए तो क्या होगा। हाँ, आपने बिल्कुल सही सोचा। गैसें पहले डिब्बे से दूसरे डिब्बे की ओर स्थानांतरित होने लगेंगी। क्यों? क्योंकि गैसों की एक खासियत होती है, वो हमेशा उच्च दाब से निम्न दाब की ओर जाती हैं। यही सिद्धांत हमारे शरीर में भी लागू होता है। अगर हम फेफड़ों की कूपिका यानी कि एल्वियोलस और रक्त के बीच देखें तो वहां भी दाब में अंतर होता है और यही दाब प्रवणता गैसों को एक जगह से दूसरी जगह जाने पर मजबूर करती है। तो हमने अब तक क्या सीखा? किसी भी गैस के एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने के लिए दाब में अंतर होना जरूरी है, जिसे हम कहते हैं दाब प्रवणता। अभी तक हमने कुल गैस दाब यानी कि टोटल गैस प्रेशर की बात की, लेकिन हमारे शरीर में हमें सबसे ज्यादा मतलब होता है दो गैसों से, ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड। तो जब हमें ये जानना हो कि कितनी ऑक्सीजन अंदर गई और कितनी कार्बन डाइऑक्साइड बाहर आई, तो हमें इन दोनों गैसों के आंशिक दाब यानी पार्शियल प्रेशर को जानना होगा। उदाहरण के लिए, अगर हम इस वायु में ऑक्सीजन के हिस्से का दाब निकालें जो हम सांस से अंदर लेते हैं, तो उसे हम कहते हैं पार्शियल प्रेशर ऑफ ऑक्सीजन यानी कि PO2। इसी तरह कार्बन डाइऑक्साइड के लिए PCO2। अब थोड़े आंकड़े समझते हैं। वायुमंडलीय दाब यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर होता है 760 मिलीमीटर Hg। इसका 21% हिस्सा होता है ऑक्सीजन। तो 760 का 21% होगा लगभग 160 मिलीमीटर Hg। यानी जब हम वायु में सांस लेते हैं तो PO2 होगा 160 मिलीमीटर Hg। अब ये वायु श्वास नली से होते हुए फेफड़ों की कूपिका तक पहुंचती है। तो सवाल ये है, क्या वहां भी ऑक्सीजन का दाब 160 ही होगा? नहीं, कूपिका में PO2 घटकर 104 mmHg हो जाता है और PCO2 बढ़कर 40 mmHg हो जाता है। ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि श्वसन के दौरान वायु शरीर की गर्म और नम श्वास नली से गुजरती है और उसमें जलवाष्प यानी कि वाटर वेपर मिल जाता है, जिससे ऑक्सीजन का दाब थोड़ा कम हो जाता है। लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड का दाब बढ़ने का कारण है हमारे शरीर की कोशिकाएं लगातार कार्बन डाइऑक्साइड बना रही हैं, जो रक्त से कूपिका में चली जाती है। और याद रखिए कि कूपिका कभी भी पूरी तरह खाली नहीं होती, हमेशा थोड़ी सी वायु अंदर रहती है। अब जो रक्त कूपिका तक पहुंचता है यानी कि विऑक्सीजनित रक्त, उसमें PO2 होता है 40 mmHg और PCO2 होता है 45 mmHg। तो अब क्या होगा? ऑक्सीजन कूपिका से रक्त में जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड रक्त से कूपिका में जाएगी, यानी गैसें फिर से दाब प्रवणता के आधार पर स्थानांतरित होंगी। अब रक्त ऑक्सीजन लेकर ऑक्सीजनित हो जाएगा। इसमें नया PO2 होगा 95 mmHg और PCO2 होगा 40 mmHg। अब ध्यान देने वाली बात यह है कि हम पूरा CO2 क्यों नहीं निकाल पाते और ज्यादा O2 क्यों नहीं अवशोषित कर पाते? क्योंकि घुलनशीलता भी एक अहम कारक है। CO2
ज्यादा घुलनशील है, इसलिए निकालना कठिन होता है। O2 कम घुलनशील है, इसलिए ज्यादा दाब चाहिए उसे घोलने के लिए। अब ये ऑक्सीजनित रक्त शरीर के अलग अलग हिस्सों यानी ऊतकों तक जाएगा। वहां पर PO2 होगा 40 mmHg, क्योंकि वहां ऑक्सीजन उपयोग हो चुकी है। और PCO2 होगा 45 mmHg, क्योंकि लगातार बन रही है। तो ऑक्सीजन रक्त से ऊतकों में जाएगी, कार्बन डाइऑक्साइड ऊतकों से रक्त में आएगी, और इस तरह रक्त फिर से वे ऑक्सीजनित हो जाएगा। PO2 होगा 40, PCO2 होगा 45। ये रक्त वापस कूपिका में पहुंचेगा, वहां फिर से वही विनिमय होगा, और ये चक्र ऐसे ही चलता रहता है। मैंने आपके लिए एक साफ और सुंदर आलेख भी तैयार किया है, जिसमें सारे आंकड़े लिखे हैं। आप चाहें तो वीडियो यहीं रोक सकते हैं और उसे ध्यान से देख सकते हैं कि कैसे ताप प्रवणता की वजह से गैसें इधर उधर स्थानांतरित होती हैं। अगर कहीं फंस जाएं तो आप वीडियो को वापस देखकर फिर से समझ सकते हैं।